गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आपका स्वागत है सीटेट के इस चैनल में। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 6 हिस्ट्री का एक चैप्टर करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 आरंभिक नगर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। आरंभिक नगर। पहला टॉपिक है हमारा हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता खोजी गई थी, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और हड़प्पा इसमें सबसे पहला वो स्थान था जो खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है वर्तमान समय में। ये रावी नदी के किनारे पर स्थित है। यह नगर दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किए गए थे। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, जिसे पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। यानी जो भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था उसको नगर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था, जिसे निचला नगर कहा जाता है। यानी जो हिस्सा नीचे बना हुआ था लेकिन बड़ा था, फैला हुआ था, उसको निचला नगर, और जो ऊंचाई पर बना था लेकिन छोटा बना था उसको नगर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में ही है आज वर्तमान समय में। ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। यानी तालाब को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था जिससे कि वहां से पानी का रिसाव ना हो सके, और ये जो चारकोल की परत थी इससे क्या होता था, पानी जो था वो उससे बाहर नहीं निकल पाता था। इस स्नानगारों का प्रयोग विशिष्ट अनुष्ठानों पर किया जाता था। यानी ये जो स्नानघर थे इनका जो प्रयोग होता था वो किसी धार्मिक अनुष्ठान या किसी विशिष्ट अनुष्ठान के तौर पर किया जाता था। ये देखिए, ये दिखाए गए हैं विशाल स्नानागार। ये मोहनजोदड़ो में जो मिले हैं, के दोनों ओर उत्तरी और दक्षिणी दिशा में उतरने के लिए नीचे सीढ़ियां बनी हुई हैं ये यहाँ पर। और ये इसमें पानी जलकुंड होता था, इसके अंदर ये पानी भरा होता था और इसमें लोग आके स्नान करते थे। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। ये दूसरा जो फिगर है वो ये दिखा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के समय कैसे दीवार की चिनाई की जाती थी, कैसे दीवार को बनाया जाता था, ये उसका फिगर है। इसके बाद ये एक फिगर और है, ये वहां पर नालियों को दिखाया गया है कि मोहनजोदड़ो के समय जो नालियां बनाई जाती थी वो किस तरीके से डिजाइन की जाती थी, कैसे जल निकासी का जो प्रणाली थी वहां पे किस तरीके से थी, ये उसको दर्शाया गया है। और इसमें कुओं को दर्शाया गया है। मोहनजोदड़ो ही वो स्थान था जिसमें सबसे अधिक कुएं मिले थे। यानी मोहनजोदड़ो में ऐसा माना जाता है कि हर घर में कुएं मौजूद थे, कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ पे कुएं मौजूद ना हो। और इनकी जो डिजाइन होती थी, आकृति, वो कुछ इस तरीके की होती थी। ये कुओं को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो वर्तमान में राजस्थान है में एक राजस्थान है, और लोथल जो है वो गुजरात का हिस्सा था। ये दोनों नगर जो थे यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से और लोथल से। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। इन नगरों में लिपिक होते थे जो मोहरों पर लिखते थे। यानी मोहरों पर जो लिखने वाले होते थे उनको लिपिक कहा जाता था, ये भी याद रखना। बांटों को चार्ट नामक पत्थर से बनाया जाता था। यानी जो बांट होते थे जिनसे मापन किया जाता था वो चार्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मेहरगढ़ ये भी एक आज पाकिस्तान का हिस्सा है, जो पहले मेहरगढ़ के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे कपास की खेती होती थी। यानी हड़प्पा सभ्यता के समय कपास की खेती की शुरुआत हो चुकी थी काफी पुराने समय से। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। यानी ये सारी चीजें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। फैंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। यानी फैंस का प्रयोग करके इन सभी का निर्माण किया जाता था। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। यानी ये सारी जो कृषि थी वो हड़प्पा के लोगों के द्वारा की जाती थी, इन फसलों का उत्पादन किया जाता था। हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। यानी ये साक्ष्य भी मिले हैं कि उस समय हल्का प्रयोग होता था, तो उसके खिलौने मिले हैं। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे।
अगला टॉपिक है कच्चे माल का आयात, यानी कहाँ से कौन सा कच्चा माल आयात किया जाता था। तो हड़प्पा के लोग जो थे वो तांबे का जो आयात था वो राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से करते थे, यानी तांबे के आयात के जो साक्ष्य राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुए हैं। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टिन धातु मिलाई जाती थी, यानी कांसा जो है वो तांबे और टिन का मिश्रण होता है, तब जाके कांसा तैयार किया जाता है। तो टिन का जो आयात था वो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से किया जाता था। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कार्नेलियन, जस्पर, सैलखड़ी नाम के कई पत्थर थे जो बहुमूल्य पत्थरों में आते थे। यही पत्थर थे जो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आयात किए जाते थे। हड़प्पाकालीन नगर। हड़प्पाकालीन नगरों में जब हम बात करते हैं तो धौलावीरा जो कि गुजरात का एक हिस्सा है, आज आधुनिक समय में हम उसको गुजरात के नाम से जानते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया था, जबकि अभी हमने पढ़ा था कि हड़प्पा के ज्यादातर जो स्थल थे वो 2 भागों में विभक्त थे, दुर्ग और निचला में। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, यानी धौलावीरा में एक ऐसा मैदान मिला है जहां पे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। लोथल ये गुजरात का एक हिस्सा है। यह हड़प्पा काल का एक बंदरगाह भी था। यह साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लोथल पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, यानी लोथल जो बंदरगाह के रूप में भी प्रसिद्ध था और यहाँ पे ये सारी चीजें भी पाई जाती थी, पत्थर, शंख और धातुओं का एक केंद्र बन गया था। अब सभ्यता का अंत। हड़प्पा सभ्यता का अंत जो है ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत इनमें से किन कारणों से हुआ था। तो जब हम हड़प्पा सभ्यता की अंत की बात करते हैं तो इसको लेकर बहुत से कारण बताए जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई निश्चित कारण नहीं है कि इस कारण इसकी सभ्यता का अंत हुआ होगा। फिर भी जो कारण बताए जाते हैं उनको हम पढ़ते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला कारण है नदियां सूख गई थी, यानी जैसे सिंधु नदी और रावी नदी की हमने बात करी, ऐसे ही माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के समय जो नदियां थी वो सूख गई थी, जिसके कारण वहां पे पानी की कमी हो गई और इस सभ्यता का अंत की शुरुआत हो गई। दूसरा कारण माना जाता है जंगलों का विनाश हो गया था, यानी जंगलों से जो पदार्थ मिलते थे, जो वस्तुएं प्राप्त होती थी, तो जंगलों के विनाश होने के कारण इन लोगों का जीवन जो था वो कठिन होता चला गया और जंगलों के विनाश से इस सभ्यता का अंत हुआ। तीसरा है चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, यानी ऐसा माना जाता है कि उस टाइम जो चारागाह थे और घास वाले जो मैदान थे जिन पर ये हड़प्पा सभ्यता के लोग जो अपने पशुओं को चराते थे और उनका जीवन निर्भर करता था, वो धीरे धीरे समाप्त होते चले गए होंगे, इसके कारण भी सभ्यता का अंत हुआ। चौथा है कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, यानी वहां पे नदियों में पानी का स्तर जो था इतना ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण जैसे मोहनजोदड़ो में माना जाता है कि वहां पे जो जल का स्तर था नदी में इतना ज्यादा बढ़ गया कि मोहनजोदड़ो जो था पूरा उसमें बाढ़ के कारण डूब गया। पांचवा है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, यानी हड़प्पा सभ्यता के शासकों को लेकर एक संशय है कि हड़प्पा सभ्यता का कई बार माना जाता है कि पूरे सभ्यता का एक ही शासक था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अलग अलग नगरों का अलग अलग शासक थे, तो जो शासकों का नियंत्रण था वो धीरे धीरे समाप्त होता चला गया, इसको भी एक कारण माना जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य तथ्य हैं जिनको हम देखते हैं। पहला है नील नदी विश्व की सबसे लंबी नील नदी है, मिस्र में है ये, यानी अगर 2 क्वेश्चन बनते हैं, विश्व की सबसे बड़ी नदी और विश्व की सबसे लंबी नदी, तो जब हम विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो मिस्र में ये नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, और सबसे बड़ी जो नदी है वो है अमेजन नदी जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था, यानी जो शवों को दफनाने की प्रक्रिया थी, जो परंपरा थी, उसमें मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। हर मिस्र से कुछ पिरामिड के साक्ष्य मिले हैं, ये उन्हीं पिरामिडों को दर्शाया गया है कि मिस्र में पिरामिड जो है दिखाए गए हैं यहाँ पे किस तरीके से बने गए थे, और यहाँ इनके नीचे भी कई बार माना जाता है कि लोगों को दफनाया जाता था, उनके ऊपर ये पिरामिड बनाए जाते थे त्रिभुजाकृति के, ऐसा माना जाता है। इस चैप्टर में इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।